प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते आप सभी को। कैसे आप लोग? देखिए, पिछली अपनी क्लास में अपन ने बात की थी, केंद्र राज्य संबंधों पे बात करना प्रारंभ किया था। मतलब ओवरऑल अपना टॉपिक चल रहा है भारत की संघीय व्यवस्था का विश्लेषण करने का। तो पिछली जो कक्षा अपनी अटेम्प्ट हुई थी वीडियो के माध्यम से, उसमें हमने भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित है। भारत के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि ये राज्यों का संघ है और इसमें किसी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट उल्लेख है। यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये एक संविधान में लिखित बात है। अब संघ के विधायी संबंधों की हमने बात की थी, संघ और राज्यों के बीच में, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध। इसमें केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची की हमने बात की थी। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध। और आज इन दोनों के बीच के अंतर्गत कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट्स हैं जो कि केंद्र राज्यों के मध्य अमूमन विवाद की चीज रहते हैं या जिनको लेकर के अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाता है, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखिए, संक्षेप में केंद्र तथा राज्यों के मध्य उठने वाले विवादास्पद प्रशासनिक मुद्दे इस प्रकार हो सकते हैं। पहला है राज्यपाल का पद। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक कार्यकारी है। चतुर्थ आम चुनावों के बाद में राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके आदि को लेकर केंद्र राज्यों में मतभेद उत्पन्न हुए। गैर कांग्रेसी राज्य सरकार बराबर यह आरोप लगाती रही है कि केंद्र राज्यपालों के माध्यम से उनकी सरकारों को पदच्युत करने में लगा हुआ है। ये कांग्रेस का जब एक छत्र राज था तब भी ये आरोप लगते थे, आज बीजेपी का जब एक छत्र राज है तब भी ये आरोप लग रहे हैं। और इसका स्पष्ट उदाहरण अपन महाराष्ट्र में भी लेटेस्ट देखा आप लोगों ने कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी बहुमत, और फिर बाद में सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन लगा के देवेंद्र फडणवीस को, वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। भाई, ये कायदा है संविधान में, एक परंपरा है अपनी संसदीय कार्यप्रणाली के अंतर्गत कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल या राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। तो निसंदेह है वहां पे बहुमत प्राप्त दल बीजेपी थी महाराष्ट्र में, लेकिन एक दल के पास बहुमत न हो तो एक गठबंधन जिसके पास बहुमत हो उसको बुलाएगा। सेकंड लाइन ये होती है विचार करने की। तो उस टाइम तक बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन चुनाव पूर्व था, लेकिन चुनाव के बाद में उनके अंतर्गत टूट गया और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों का एक गठबंधन बना। तो राज्यपाल महोदय के लिए ये था कि आप इनको मौका दो, अगर ये नहीं बना पाते हैं तब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करो, लेकिन नहीं किया। तो ये आरोप कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस की जब केंद्र में एक छत्र सरकार थी तब भी आरोप लगते थे, उन्होंने भी इस राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी इस पद का दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का यह भी कहना था कि उनके राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करते समय उनसे परामर्श किए जाने की परंपरा का केंद्र पालन नहीं कर रहा है। कतिपय राज्यपालों ने तो सुनिश्चित लोकतांत्रिक अभिसमयों का पालन भी नहीं किया। ऐसा आभास मिलता था कि उन्होंने केंद्रीय सरकार के एजेंट की भूमिका का निर्वाह करने में ही अपने कर्तव्य की तीसरी मान ली। राज्यपाल धर्मवीर की भूमिका को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्रीय सरकार के मध्य विवाद इतना उग्र हो गया कि अंततः राज्यपाल को स्थानांतरित ही करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रामलाल ने एनटी रामाराव की तेलुगु देशम सरकार को 1984 में बर्खास्त करके राज्यपाल को अत्यंत हास्यास्पद बना दिया, जबकि विधानसभा में एनटी रामाराव को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। समूचे आंध्र प्रदेश में राज्यपाल और केंद्र के खिलाफ जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो रामाराव की सरकार को पुनः पदासीन करना पड़ा। ये देखिए, ये भारत की राजनीति में एक बहुत गजब का उदाहरण है राज्यपाल के द्वारा अपने कर्तव्यों को एक तरह से
एजेंट की, केंद्रीय एजेंट की भूमिका के, संवैधानिक प्रमुख ना होकर के केंद्रीय एजेंट की भूमिका के रूप में एनटी रामाराव की सरकार 1984 में बहुमत के होते हुए भी बर्खास्त कर दी। फिर मजबूरन उस सरकार को वापस पदासीन करना पड़ा और राज्यपाल को बेआबरू हटना पड़ा। तमिलनाडु में राज्यपाल डॉक्टर चन्ना रेड्डी तथा मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता के संबंधों में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि तमिलनाडु विधानसभा ने राज्यपाल डॉक्टर रेड्डी को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया था। लोकतांत्रिक मान्यताओं, परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं का राज्यपाल रोमेश भंडारी, 21 फरवरी 1998 का वो दिन याद करो, ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को उसे अपना बहुमत सिद्ध करने का मौका दिए बिना ही बर्खास्त करके जो मखौल बनाया था, उस पर अंतरिम स्थगनादेश देकर कल्याण सिंह सरकार को तत्काल बहाल करने का निर्देश देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का ऐतिहासिक कार्य किया। भाजपा से तात्कालिक केंद्रीय सरकार की नाराजगी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई राज्यपाल को माध्यम बनाकर लड़ना लोकतांत्रिक आदर्शों के सर्वथा प्रतिकूल था। एकल पीठ का फैसला राज्यपाल रोमेश भंडारी के गाल पर करारा तमाचा था। इसके बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार शेष नहीं बचा। राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण में कल्याण सिंह की जीत के बाद भंडारी 15 मार्च 1998 तक निर्लजता से अपने पद पर बने रहे। 30 जून 2001 को तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि और 2 केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन और टीआर बालू की गिरफ्तारी के संबंध में राज्यपाल फातिमा बीवी द्वारा समय पर और निष्पक्ष रिपोर्ट न भेजने पर बर्खास्तगी के भय से तत्काल त्यागपत्र देना राज्यपाल की भूमिका को विवादास्पद बना देता है। इसी प्रकार 21 मई 2005 को राज्यपाल बूटा सिंह ने बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और 23 मई 2005 को विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी और जिसे उच्चतम न्यायालय ने 7 अक्टूबर 2005 को असंवैधानिक घोषित कर राज्यपाल बूटा सिंह के साथ साथ केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत के अंतर्गत भारतीय संघीय व्यवस्था में अगर कोई सबसे ज्यादा मजाक की कोई चीज है, जिसने सबसे ज्यादा अपने कर्तव्यों के साथ मखौल किया है, तो वह है राज्यपाल का पद। यह आपको इतिहास में उदाहरण दिए मैंने। एनटी रामाराव का 1984 का जो एग्जाम्पल है, जब वहां के राज्यपाल ने उसको बहुमत होते हुए बर्खास्त कर दिया, फिर वहां पे जनाक्रोश आंदोलन इतने जबरदस्त हुए उस स्टेट में कि उस सरकार को पुनः पदासीन करना पड़ा। इसी तरीके से कल्याण सिंह की सरकार को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बर्खास्त किया तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया कि राज्यपाल का ये निर्णय गलत है। किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, इसका फैसला विधानसभा के पटल पे हो सकता है, फ्लोर टेस्ट पे हो सकता है, राज्यपाल को कैसे आभास हो जाएगा। और अभी ये उदाहरण आपने देख लिए। ये राज्यपालों की भूमिका बड़े संदेहास्पद है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वर्तमान में, उन्होंने रात की रात राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर दी। केंद्र ने मान ली सुबह 6 बजे उनको फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, सरकार बना दी। कमाल की बात है भाई, दिन के उजाले में क्या दिक्कत है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने भी जो किया है वो राज्यपाल की सहमति के बिना थोड़े हो सकता है। इसी तरीके से अभी देख सकते हैं राजस्थान के राज्यपाल ने कैबिनेट की सिफारिश को 3 बार लौटाया, जबकि संविधान में 3 बार लौटाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कैबिनेट की जो सिफारिश होगी राज्यपाल को उसको मानना होगा। और अगर ज्यादा बढ़ता है वो कैबिनेट, मान लीजिए सारे कैबिनेट में ऐसे हो गए, साहब पागल हो गए सारी कैबिनेट ही, वो ऐसी कोई सिफारिश कर दे तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दो। लेकिन आपने तो तमाशा बना दिया, 3 बार लौटा दिया उसको। भाई यहां पर हम कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं राज्यपाल के पद की। राज्यपाल के पद को जिस भावना के साथ संविधान निर्माताओं ने संविधान में शामिल किया है,
उस भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राज्यपाल राजनीति से ऊपर होना चाहिए। अब राज्यपाल का पद मतलब एक्चुअली इसके देखो नियुक्ति वगैरह और इसका जो प्रोसेस है वो आप देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो चाहे बीजेपी की सरकार हो वर्तमान, राज्यपाल किन को बनाया जाता है? राज्यपाल जो मतलब सक्रिय राजनीति से हाशिए पे चले जाते हैं, पहला पॉइंट तो। दूसरा पॉइंट वो जो लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। तीसरा पॉइंट जिनको पार्टी राज्यसभा का टिकट नहीं दे पाती है। चौथा पॉइंट जो किन्हीं माध्यम से पार्टी की मदद करते रहते हैं, उनको राज्यपाल का पद देकर के ओबलाइज किया जाता है, या फिर किसी उभरते हुए सक्रिय केंद्रीय नेता को ठिकाने लगाने के लिए राज्यपाल का पद दिया जाता है। तो राज्यपाल का पद जो है वो संविधान के अंतर्गत एक राज्य में संवैधानिक प्रमुख है। उसके पद की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, जो कार्य है, वो ये है कि अगर राज्य की कैबिनेट संविधान के अनुसार काम नहीं करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो वो राज्य की कैबिनेट से पूछे कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने एक संवैधानिक प्रमुख रखा है। वो राज्य के अंतर्गत राज्यपाल के रूप में है और केंद्र में राष्ट्रपति के रूप में है। और इसको और डिटेल में समझना है तो आप ब्रिटेन का संविधान पढ़िए, जिस संविधान से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली है। वहां जो सम्राट का पद है वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है, और राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट ही राज्यों में, केंद्र के इक्विवेलेंट ही राज्यों में व्यवस्था है, तो यह राज्यपाल का पद भी वैसे ही है। तो मतलब क्यों ये चीज क्यों होती है, तो ये थोड़ा जरा सोचना पड़ेगा सभी राजनीतिक दलों को। इसमें ना बीजेपी दूध की धुली हुई है, ना कांग्रेस दूध की धुली हुई है। जिसने मतलब केंद्र में सत्ता प्राप्त की, उसने राज्यपाल के पद को फुटबॉल बनाया। आप देख लीजिए, कल्याण सिंह की सरकार बीजेपी की सरकार थी 1984 में, राज्यपाल रोमेश भंडारी ने क्या मखौल बनाया। 1984 नहीं, जिसमें 2001 की बात है शायद, यूपी वाली, और 84 की एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में थी। राज्यपाल ने क्या मखौल बनाया, भगत सिंह कोश्यारी साहब ने क्या मखौल बनाया। अभी यहाँ पे राजस्थान में अभी घटनाक्रम देख लीजिए, जब कैबिनेट ये सिफारिश कर रहा है कि आप सत्र आहूत कीजिए, विधानसभा का सत्र बुलाइए, तो पूछते हैं राज्यपाल साहब आप क्यों बुलाना चाहते हो? भाई आपको ये अधिकार किसने दे दिया? आप ये पूछो क्यों बुलाना चाहते हो। जो संसद की बिजनेस समिति है, जो कार्य व्यवस्था समिति है संसद की, वो तय करेगी, स्पीकर तय करेगा कि क्या काम होने हैं, क्या नहीं होने हैं। आप जबरदस्ती मतलब उसके अधिकारों में घुस रहे हो, जबकि संविधान की भावना यह है कि आप एक संवैधानिक प्रमुख बन के बैठे रहिए, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लगे आपको कि भाई यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और संविधान के उपबंधों के अनुसार सरकार चलाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी एक तथ्यगत रिपोर्ट, तथ्यगत ये शब्द यूज कर रहा हूं मैं, एक फैक्चुअल रिपोर्ट बना करके आप राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकते हो, और राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट को उसके ऊपर विचार करने के लिए कहेगा। केंद्रीय कैबिनेट उस पर विचार करके राष्ट्रपति महोदय को अगर ये सिफारिश करती है कि साहब वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और वहां पर आप राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, तो ऐसी स्थिति में धारा 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अभी देखिए, राज्यपाल का पद एक चांसलर का पद भी होता है राज्य के अंतर्गत, चांसलर का पद। अब विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है, तमाम कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, चांसलर करता है, कुलाधिपति करता है, और तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हटाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास ही होता है। तो ये राज्यपाल को एक ऐसा उदाहरण देना चाहिए, मतलब वो कुलाधिपति है, तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों का सबसे टॉप मोस्ट बॉस है। अभी देखिए, कई राज्यपाल बड़े सक्रिय होते हैं, कई राज्यपाल बड़े सक्रिय भूमिका निभाते हैं अपनी। वो पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, और मतलब जन नेता बनने की कोशिश करते हैं।
मैं इसको संविधान के हिसाब से सही नहीं मानता। भाई, संविधान ने आपसे अपेक्षा जन नेता बनने की नहीं की है। संविधान ने आपसे अपेक्षा की है आप संविधान के संरक्षक, एक फॉर्मल संवैधानिक प्रमुख के रूप में आप बैठिए। राजभवन, बड़ा सा बंगला आपको दिया जा रहा है, नौकर चाकर अधिकारियों की फौज आपके पास में है, आप आराम से बैठिए वहां पे। जन नेता मत बनिए। जन नेता जो विधायक चुन के आ रहे हैं, जो क्षेत्र में रोजाना जाते हैं गांव में, उन्हीं को बने रहने दीजिए। राज्य का नेता जो मुख्यमंत्री है, किसी भी दल का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, बीजेपी हो, उसी को जन नेता बनने दीजिए। आप जन नेता मत बनिए, क्योंकि आप जन नेता बनोगे तो आप की भूमिका को संदेहास्पद ही माना जाएगा। हो सकता है उसके पीछे आपका इंटेंशन कोई और नहीं हो, राजनीतिक ना हो, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन भी तो नहीं की गई है। आपका जो पद है उसकी गरिमा भी तो ये अलाउ नहीं करती कि आप ये सब कीजिए। सक्रियता में आइए आप। तो सक्रिय राज्यपाल का एक आलोचना का जो पक्ष है वो यह है कि सक्रियता राज्यपाल की मतलब अपनी पार्टी के नेताओं को, जो उसके नियुक्ता है, उसके प्रधानमंत्री व गृह मंत्री, उसका पार्टी का आलाकमान जिसको कहते हैं, उनको खुश करने के लिए वो, या ज्यादा राज्यपाल कहाँ सक्रिय होते हैं, जहां केंद्र के समान दल की सरकार ना हो। जैसे कांग्रेस की केंद्र में है, बीजेपी की यहाँ पे है राज्य में, तो वो राज्यपाल बड़े सक्रिय होते हैं, वो जन सुनवाई करते हैं, वो जन नेता बनते हैं। कमाल की बात है भाई, ये तो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसी एक्सपेक्टेशन। तो आप क्यों बनते हो जन नेता? जन नेता बनने के लिए प्रत्येक विधानसभा से विधायक आ रहा है ना, पंचायत समिति बना रखी है, वहां पे पंचायत समिति प्रमुख है, ग्राम पंचायतों में सरपंच बना रखा है, जिला प्रमुख बना रखा है, हर जिले से सांसद जा रहा है, वो जन नेता वो है। अब आप राजभवन में, शीश महल में बैठ करके जन नेता बनने की कोशिश करोगे तो आप संदेह में आओगे। तो मेरा ये आग्रह है, ये मेरा ये निष्कर्ष है, ये विश्लेषण है कि राज्यपाल के पद पर पुनर्विचार किया जाए। देखिए, राज्यपाल के पद का विकल्प है नहीं अपने पास, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। केंद्र के समानांतर राज्यों में शासन स्थापित किया हमने। तो जैसे केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, वैसे राज्यों में राज्यपाल रहेगा, लेकिन इसकी एक गरिमा, पद की एक योग्यता, इसकी नियुक्ति का प्रावधान और इसके मतलब ये क्या क्या करे, इन चीजों के बारे में एक स्पष्ट गाइडलाइन सभी दलों को बैठ करके कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये सुनिश्चित है कि इस पद के बारे में, इस पद का दुरुपयोग कांग्रेस ने भी किया, इस पद का दुरुपयोग बीजेपी भी कर रही है। तो ये मेरा एक विशेष मतलब एक तरह से यूं कहें कि राज्यपाल के पद के बारे में मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। थैंक यू वेरी मच।